क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना होती तो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती? दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना सिर्फ एक देश का काम नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल सिस्टम पर टिका है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। आज हम डिकोड करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सबसे क्रूशल चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और समझेंगे कि कैसे यूएन और बाकी एजेंसीज दुनिया को कंट्रोल करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत क्यों है? लोग सोचते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक सुपर स्टेट है जो सब पे राज करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वॉर और पीस के मैटर्स में हेल्प करती हैं ताकि कंट्रीज लड़ने के बजाय बातचीत से सोल्यूशन निकालें। सिर्फ यही नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एक अकेला देश सॉल्व नहीं कर सकता, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या एपिडेमिक्स। इन सिचुएशंस में कोऑपरेशन ज़रूरी होता है और ये ऑर्गेनाइजेशंस वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी कैसे? इसका जवाब हिस्ट्री के सबसे बड़े फेलियर में छुपा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी ताकि दूसरा वॉर ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस फेलियर से सीख लेकर 1945 में यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की स्थापना हुई। यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना और कोऑपरेशन बढ़ाना। शुरू में इसमें सिर्फ 51 मेंबर्स थे, लेकिन आज 2011 के बाद से इसमें 193 मेंबर स्टेट्स है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। लेकिन यूएन काम कैसे करता है, इसके पावर स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यूएन के स्ट्रक्चर में सबसे पावरफुल ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। ये 5 परमानेंट मेंबर्स यानी P5 है यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। इनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे वीटो पावर कहते हैं। वीटो का मतलब है कि अगर इन 5 में से एक भी देश किसी डिसीजन के खिलाफ वोट कर दे तो वो डिसीजन पास नहीं हो सकता। नॉन परमानेंट मेंबर्स सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा जनरल असेंबली में सभी 193 मेंबर्स बैठते हैं और सबके पास एक वोट होता है, पर असली पावर सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो देशों के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। लेकिन 1991 के बाद दुनिया बदल गई और सवाल उठने लगे कि क्या यूएन का स्ट्रक्चर अभी भी रेलेवेंट है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन टूट गया और यूएसए एक लौती सुपर पावर बन गया। चाइना और इंडिया जैसी इकोनॉमीज राइज करने लगी, इसीलिए मांग उठी कि यूएन को रिफॉर्म करना चाहिए। 2 तरह के रिफॉर्म्स की बात होती है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म यानी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स की गिनती बढ़ानी चाहिए, और दूसरा जुरिस्डिक्शन में रिफॉर्म यानी यूएन को अब टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। 1997 में यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने नई मेंबरशिप के लिए क्राइटेरिया सेट किए। उन्होंने कहा कि नया परमानेंट मेंबर वो होना चाहिए जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली स्ट्रांग हो, पॉपुलेशन बड़ी हो और यूएन बजट में बड़ा कंट्रीब्यूशन देता हो। क्या इंडिया इन क्राइटेरिया में फिट बैठता है? इंडिया यूएन का फाउंडिंग मेंबर रहा है और हमेशा से सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। इंडिया का मानना है कि 1945 का स्ट्रक्चर आज की रियलिटी को दिखाता नहीं है। इंडिया खुद परमानेंट सीट का एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं और यूएन पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा सोल्जर्स भेजते हैं। हालांकि कुछ देश इंडिया की एंट्री को अपोज करते हैं और वीटो पावर का इशू भी एक बड़ा हर्डल है। लेकिन यूएन के अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं, जिन्हें जानना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करता है, जिसमें G7 कंट्रीज का ज़्यादा कंट्रोल है। वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स और ग्रांट्स देता है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड के रूल सेट करता है। इसके अलावा IAEA इंश्योर करती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ सिर्फ पीस के लिए हो, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे NGOs ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर नज़र रखते हैं। तो फाइनली क्या यूएन परफेक्ट है? जवाब है नहीं। यूएन पर यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और अक्सर पावरफुल कंट्रीज यूएन की बात नहीं मानते। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि यूएन अलाउज अस टू हिट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल रादर दैन अगेंस्ट ईच अदर। बिना यूएन के दुनिया और ज़्यादा केओटिक होती। ये ऑर्गेनाइजेशंस इम्परफेक्ट हैं पर इंडिस्पेंसिबल है। इनके बिना ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नामुमकिन है। उम्मीद है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ये डीप ब्रेकडाउन क्लियर हो गया होगा।
हमने एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स और इंडिया के रोल को डिटेल में समझा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन कंसाइज और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।